Assalamualaikum. I'm Dr. Aisha Kowal. I'm homeopathic physician. Today I'm going to do street talk on hair fall. नॉर्मली हर इंडिविजुअल ये समझते हैं कि हेयर फॉल एक डिज़ीज़ है, हालांकि हेयर फॉल कोई डिज़ीज़ नहीं है, इंटरनल कोई कॉज होता है। तो वो हमें हमारी बॉडी बता रही होती है हेयर फॉल के थ्रू, लाइक स्किन और हेयर के थ्रू, कि इंटरनल कोई कॉज है कि हम चाहते हैं टाइमली चेकअप करवाएं। लाइक हेयर फॉल होने के भी बहुत सारे कॉजेस होते हैं। लाइक फर्स्टली आप डाइट देख लें, किसी की डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, लाइक वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे अपनी, तो ज़ाहिर बात है इंटरनल विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल इश्यू होता है। तो जब भी लाइक वो अगर डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे तो साइमल्टेनियसली उनको हेयर फॉल इश्यू होगा। कुछ इंडिविजुअल एनामिक होते हैं, लाइक खून की कमी होती है, लाइक वो बिल्कुल ले रहे हैं अपनी डाइट प्रॉपर, पर उसके अलावा भी उनमें ना खून की कमी होती है। खून की कमी की यानी ब्लड की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हेयर फॉल इश्यू होता है, क्योंकि इंटरनल कोई कॉज है, लाइक लिवर हो गया, लाइक लिवर फंक्शन सही नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी होता है, लाइक और किडनी इश्यूज़ हो गए। हेयर फॉल ड्यू टू ड्रग्स। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि वो कोई दवाई ले रहे होते हैं, कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, लाइक किसी को एपिलेप्सी है, लाइक वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हैं, किसी को एक्ने इशू है, कोई एक्ने मेडिसिन ले रहे हैं, या किसी को पीबी इशू है, वो पीबी की मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, या किसी को किडनी का इशू है या लिवर का इशू, उसकी काफ़ी टाइम से वो दवाइयाँ ले रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ आप इतनी मिकदार में बाबा ले रहे हैं कोई ड्रग्स, तो उन ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं और उससे हेयर फॉल हो रहा होता है। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस तो आजकल बहुत कॉमन है, पर एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल इश्यू होता है। अब उसके लिए जब तक आप स्ट्रेस की प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेंगे, जब तक हेयर फॉल स्टॉप नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। किसी को डायबिटीज़ होता है, तो वो डायबिटीज़ की होने की वजह से भी हेयर फॉल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है बॉडी में, जिस वजह से हेयर फॉल इश्यूज़ हो रहे होते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस हेयर फॉल इश्यूज़ भी होते हैं, जो ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी होते हैं। ज़ाहिर बात एक फ़ीमेल है, उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो रही होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। कुछ फीमेल्स की डाइट प्रॉपर नहीं होती प्रेगनेंसी में, या डाइट फिर भी प्रॉपर हो तो हार्मोनल चेंजेस की होने की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होता है। किसी को स्कैल्प इन्फेक्शन होता है, लाइक रिंगवॉर्म्स हो गए या फिर सोराइसिस हो गई। जहाँ जहाँ स्कैल्प के ऊपर सोराइसिस होगी, रिंगवॉर्म होगी, वहाँ पे पैच हो जाता है, आ जाता है, लाइक वहाँ से बाल उड़ जाते हैं, वहाँ के हेयर फॉलिकल्स क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हेयर रिग्रोथ नहीं हो रही होती। जब तक वो कॉज क्योर नहीं किया जाएगा, जब तक हेयर फॉल भी स्टॉप नहीं होगा। और जब वो सोराइसिस और रिंगवॉर्म स्कैल्प के जब ठीक हो जाएंगे, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि वहाँ के हेयर फॉलिकल्स हेल्दी हो जाएंगे और वहाँ पे भी हेल्दी हेयर रिग्रोथ होगी। एक हेयर फॉल इशू इसलिए भी होता है, लाइक थायराइड की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हेयर फॉल इश्यूज़ होते हैं, जब तक थायराइड इशू रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक हेयर फॉल इशू भी ठीक नहीं होगा। अब एक हेयर फॉल इसलिए भी होता है कि हद से ज़्यादा स्टाइलिंग करने की वजह से, हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटनर्स हो गए, ब्लो ड्रायर्स हो गए, कर्लर्स हो गए, एक्सेट्रा जो यूज़ होते हैं स्टाइलिंग में, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की स्कैल्प बहुत ड्राई है, अब ड्राइनेस की वजह से अगर वो उसके ऊपर वो अपने स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है स्प्लिट एंड्स भी होंगी ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा हेयर में, और फिर वहाँ पे ब्रेकेज भी आना शुरू हो जाएगी हेयर में। किसी की बहुत ऑयली स्कैल्प होती है, ऑयलीनेस का मतलब कि इतनी ऑयलीनेस होती है, जब ऑयलीनेस होती है वहाँ का प्रॉपर केयर नहीं की जाएगी अपने स्कैल्प की, तो वहाँ पे इम्प्यूरिटीज़, डर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे ना हेयर फॉलिकल्स क्लॉक हो जाते हैं, लाइक वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं हेयर फॉलिकल्स, जिस वजह से हेयर रिग्रोथ नहीं हो रहा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर फॉल फैक्टर एजिंग भी है। एज के साथ हेयर थिनिंग भी होती है और उसकी वजह से हेयर फॉल भी होते हैं। एक और फैक्टर है हेयर फॉल इश्यूज़ के लिए, वो है PCOS, जो आजकल बहुत कॉमन है फीमेल्स में।
तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल इश्यूज़ होते हैं। यहाँ तक है कि हेयर थिनिंग भी हो जाती है, फुल कंचपन लाइक पेल्टनेस भी आ जाती है स्कैल्प पर। जब तक वो ट्रीट नहीं होगी, जब तक पीसीओएस, जब तक हेयर फॉल भी स्टॉप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनल कॉज जब तक क्योर नहीं होगा, जब तक एक्सटर्नल फैक्टर भी क्योर नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। वन ऑफ द मेन कॉज जो हेयर फॉल होने की वजह है वो प्रोडक्ट्स भी हैं। काफ़ी इंडिविजुअल ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं जो उनके स्कैल्प को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से हेयर फॉल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेयर फॉल इशू है लाइक फैक्टर वो डैंड्रफ, जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल फेस करते हैं ड्राई स्कैल्प की वजह से, ऑयली स्कैल्प की वजह से। जब तक वो डैंड्रफ इशू रिसॉल्व नहीं होगा, जब तक हेयर फॉल भी स्टॉप नहीं होते हैं। तो वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर हेयर फॉल इज़ जेनेटिक ऑल्सो। कुछ फैमिलीज़ में चल रहा होता है हेयर फॉल, लाइक जीन्स में ही चल रहा होता है हेयर फॉल इशू, तो उनको भी इतना इश्यूज़ होते हैं हेयर फॉल के, बट ये भी ट्रीटेबल है होम्योपैथिकली। वन ऑफ द मेन फैक्टर हेयर फॉल का कीमोथेरेपी भी, जो इंडिविजुअल कीमोथेरेपीज ले रहे होते हैं उनके लिए भी लाइक हेयर फॉल, उनके तो बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है, लाइक बहुत ज़्यादा कंचपन आ जाता है। तो अ पॉइंट इज़ हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन हेल्प आउट इन ट्रीटिंग हेयर फॉल इशू। अब आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन, तो हम लोग होम्योपैथिकली पहले हम इंटरनल कॉज देखते हैं, कोई टेस्ट लिख के देते हैं, फिर टेस्ट के बिहाफ में हम लोग फिर इंटरनल कॉज देखते हैं। अगर इंटरनल कॉज नहीं होता तो फिर हम एक्सटर्नल कॉज देखते हैं। एक्सटर्नल कॉज क्या है? डैंड्रफ है, ऑयली स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प है, हर उसकी मेडिसिन डिफरेंट हो रही होती हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसकी कॉजेज़ भी डिफरेंट होती हैं, तो मेडिसिन भी डिफरेंट होते हैं। वो एक मेडिसिन नहीं होती, एक तो मेडिसिन नहीं है जो कंप्लीट क्योर करे इस इश्यूज़ को। तो एज होम्योपैथिक फिजिशियन हमारी वीक वाइज मेडिसिन होती हैं और हर वीक में डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जो हर होम्योपैथिक डॉक्टर खुद देता है। अब वो मेडिसिन क्या करती हैं? हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हेयर रिग्रोथ करने पे भी हेल्पफुल होती हैं। चाहे फ्रंट का हेयर पेल्टनेस इशू ना क्या लाइक फ्रंट में ही क्यों ना कंचपन हो, क्राउन एरिया में हो, टेम्पोरल या लाइक साइड में क्यों ना हो हेयर फॉल इशू, कभी एलोपेशिया हो, उस सबको ना होम्योपैथिकली क्योर कर सकती है बहुत अच्छे से। इंटरनल कॉज को भी क्योर करती है, एक्सटर्नल को भी ठीक करती है, और वो परमानेंट ट्रीटमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रीटमेंट की और फिर उसके बाद ना वापस आज आपने ट्रीटमेंट स्टॉप की तो वापस हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, इस तरह नहीं होता। जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं, जहाँ हेयर थिनिंग है होम्योपैथिक, वहाँ हेयर रिग्रोथ कर सकती है, और जो थिन बाल है उनको थिक करती है और वहाँ पे और हेयर रिग्रोथ करती है। और फुल जहाँ बिल्कुल थिनिंग होती है, बिल्कुल खालीपन हो जाता है, हेयर नज़र नहीं आ रहे होते, वहाँ होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। लाइक हेयर को थिक भी करती है, हेयर रिग्रोथ भी करती है, हेयर फॉल स्टॉप भी करती है, और इंटरनल कॉज को भी क्योर करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को टेंड्रफ है, जब तक टेंड्रफ क्योर नहीं होगी, जब तक हेयर फॉल इशू भी रिजॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग हेयर लाइक टेंड्रफ को भी क्योर करते हैं। वो टेंड्रफ की मेडिसिन हेयर रिग्रोथ भी करती हैं और हेयर फॉल भी स्टॉप करती हैं और हेयर थिक भी कर रही होती हैं। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो उनकी मेडिसिन भी डिफरेंट होती हैं। अगर किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तो मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी मरहम ID डिस्क्रिप्शन बायो में है।